मैं डॉक्टर चंद्रावती जोशी, एसोसिएट प्रोफेसर, बीएड डिपार्टमेंट, एमपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी से आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पार्ट सेकंड। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आज हम बात करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। मनोवैज्ञानिकों ने जब मानव विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किया तो उस अध्ययन के दौरान जो सामान्यीकरण से जो तथ्य निकल कर आए उन्होंने सिद्धांतों के रूप में प्रेजेंट किया। इन सिद्धांतों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे हम पहला कह सकते हैं कि एक सामान्य सिद्धांत और दूसरा विशिष्ट सिद्धांत। सामान्य सिद्धांत वे सिद्धांत होते हैं जिसमें कि मानव के समग्र विकास की बात की गई है, और विशिष्ट सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जिसमें मानव के किसी पक्ष अर्थात जो कोई भी एस्पेक्ट है, जैसे कि हम फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें या मेंटल एस्पेक्ट की या सोशल की या मॉरल की, तो उसके अंतर्गत जो है ये विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत बात की जाती है। आज हम यहाँ पर कुछ सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। वो है, पहला है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, निरंतर विकास का सिद्धांत। निरंतर विकास का सिद्धांत जैसा कि स्पष्ट है कि जिसमें निरंतर हमारा विकास हो रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में डेवलपमेंट हो रहा है, जिसे हम कहते हैं कि मानव विकास जो है एक सतत प्रक्रिया के तहत होता है जो कि जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। और इसमें जो कोई भी विकास, जिसकी विकास की भी हम बात करें, वो कोई भी विकास ऑल ऑफ ए सडन नहीं होता है, अचानक से वो विकास नहीं होता है। वह विकास जो है धीरे धीरे होता है। मनोवैज्ञानिक स्किनर के ने जो बात कही, उन्होंने कहा कि विकास जो है प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत इस तथ्य पर अधिक फोकस करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति में जो है अचानक से परिवर्तन नहीं आते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ग्रोथ बढ़ती है, जैसे जैसे मैच्योरिटी का लेवल बढ़ता है, तब उनके अंदर जो है परिवर्तन आते हैं। अगर हम मनुष्य की ही एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखें, मनुष्य की जो है शारीरिक अभिवृद्धि की बात करें, ह्यूमन ग्रोथ की बात करें, उसकी फिजिकल ग्रोथ की बात करें, तो हमने देखा है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती जाती है, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे जो है उसमें परिपक्वता आने लगती है, मैच्योरिटी आती है। और मैच्योरिटी आने के बाद जो है उसकी ग्रोथ रुक जाती है। हम ये कहें कि 18 से 20 वर्ष तक उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद वो मैच्योर हो जाता है, तो उसकी मैच्योरिटी तक ही वो ग्रोथ होती है, तब उसकी ग्रोथ वहाँ पर रुक जाती है। और जब दूसरी निरंतर, जहाँ पर हम शारीरिक क्रियाओं की अनुक्रियाओं की बात करते हैं, तो वहाँ पर निरंतर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हमने कहा कि जैसे जैसे नए नए अनुभव होते हैं वैसे वैसे वो नई प्रतिक्रियाएं करने लगता है, और जैसे जैसे उसकी प्रतिक्रियाएं होती है तो उनमें विकास होते रहता है। तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। जब हम सामान्य प्रतिमान के सिद्धांत की बात करें तो हरलॉक ने इस संदर्भ में इस प्रकार से इसकी व्याख्या की। हरलॉक के अनुसार जो है प्रत्येक जाति के जीव जंतु जो है, चाहे वो पशु हो, चाहे वो मानव जाति है, किसी भी प्रकार की जो जाति है, उन सभी जातियों के में जो विकास होता है वो अपने जाति के अनुरूप जो है विकास के प्रतिमान का वो अनुसरण करते हैं। जैसे मानव विकास एक निश्चित प्रतिमान के अनुसार होता है। और हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर अगर पशु प्रजाति की बात करते हैं तो हमने देखा है कि पशु प्रजाति के जो बच्चे होते हैं वो जन्म लेते ही खड़े हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम मनुष्य जाति के बच्चों की बात करते हैं तो वहाँ पर वो बच्चे जो है उनको खड़े होने में 10 या 12 महीने में बच्चे खड़े होते हैं। इससे पहले वो उलटना है, पुलटना है, क्रॉलिंग करना है, घुटनों के बल चलना है, पकड़ करके चलना है, तब वो धीरे धीरे खड़े होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं निश्चित प्रतिमान को हर प्रजाति फॉलो करती है, जो भी जिस प्रजाति के प्रतिमान होते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फिक्स डायरेक्शन डेवलपमेंट, विकास की निश्चित गति का सिद्धांत। फिक्स डायरेक्शन एक निश्चित मीन्स डायरेक्शन है, एक दिशा का सिद्धांत होता है। इसमें हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य का किसी भी प्रकार का जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में होता है।
चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास की हम जब बात करते हैं। जैसे हम मनुष्य के अगर शारीरिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य का सबसे पहले सिर का विकास होता है, फिर उसके धड़ का विकास होता है, फिर उसके पैरों का विकास होता है। तो एक निश्चित दिशा है यहाँ पर विकास की, तो इसके अकॉर्डिंग ये विकास होता है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल सीक्वेंस। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विकास क्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत में जो है ये स्पष्ट किया गया है, साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं उनको हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसको समझ करके हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या डेवलपमेंट के क्या सिद्धांत हैं। तो इसके अंतर्गत जो है मानव का विकास जो एक निश्चित क्रम में होता है। पहले हमने इससे पहले क्या कहा था कि निश्चित दिशा की ओर होता है, अब हम निश्चित क्रम करें, सीक्वेंस की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो सीक्वेंस में हम ये इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे हम उदाहरण के तौर पर अगर भाषा के विकास की बात करते हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट है, तो यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले उस रोने की आवाज़ वो निकालता है, सबसे पहले आवाज़ आती है रोने की। धीरे इसके बाद जो वो अपने संपर्क में आने वाले लोगों से मिलता है, चाहे पेरेंट्स के संपर्क आए चाहे किसी और के संपर्क में आए, तो उन ध्वनियों को सुनता है। फिर उन ध्वनियों को सुनने के बाद उनको पहचानने की कोशिश करता है, पहचानता है तो धीरे धीरे बोलने की कोशिश करता है और बोलने का प्रयास करता है। जब वो भाषा को बोलना सीख जाता है तो वो क्रमशः भाषा को धीरे धीरे पढ़ना भी सीखने लगता है, पहचानने लगता है, अक्षरों को, वर्ड्स को पहचान करके वो सेंटेंसेस को पढ़ने लगता है, सेंटेंस फिर वो लिखने भी उनको लगता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में कहते हैं कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, एक सीक्वेंस होता है भाषा को सीखने का। तो यहाँ पर इसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वो भाषा को सीखता है, तो एक निश्चित क्रम के अनुसार वो भाषा को यहाँ पर सीखता है। अगर हम ये कहें कि हम सब उसको पहले पढ़ना सिखा दें तो ये संभव नहीं है, पहले उसको ध्वनि वो सुनता है। तो नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर हिंदी में हम इसे कहेंगे सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। तो सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है हरलॉक ने इस बात को कहा कि विकास की जो सारी अवस्थाएं होती हैं, बहुत सी अवस्थाएं साइकोलॉजिस्ट ने दे रखी हैं, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट प्रकार की स्टेजेस दी हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो सब अवस्थाएं हैं उसमें बालक की जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमेशा जो है विशिष्ट जब वो बनते हैं, स्पेसिफिक जब वो एक्शन उनका बनता है, उससे पहले वो सामान्य प्रकार का एक्शन करते हैं। सभी बालक एक जैसा एक्शन करते हैं, सामान्य प्रकार के उनके एक्शंस होते हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले जो है बच्चा जो है कोई भी चीज़ अगर गिरी पड़ी है तो उसको सबसे पहले वो मुंह में रखता है, सब बच्चे सब उसी चीज़ को पहले मुंह में रखते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे उनके मेंटल डेवलपमेंट होता है, अनुभव उनके विकसित होते हैं, तो अनुभव के आधार पर वो अब खाने वाली चीज़ों को ही मुंह में रखने की कोशिश करता है। तो क्या है कि यहाँ पर जो है निश्चित समय पर निश्चित ढंग से खाना सीखता है। तो नेक्स्ट है विशिष्ट प्रतिक्रिया। मीन्स विशिष्ट प्रतिक्रिया क्या है यहाँ पर कि अब खाने वाली वस्तुओं को ही वो मुंह में रख रहा है, इससे पहले वो सभी प्रकार की वस्तुओं को मुंह में रखता था, अब वो विशिष्ट मीन्स क्या है, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत। देन नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि मनुष्य का जो विकास है वो पूर्ण से अंश की ओर, अंश से पूर्ण की ओर होता है, फ्रॉम होल टू पार्ट एंड पार्ट टू होल की ओर होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे 4 या 5 माह का जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो अपने पास किसी वस्तु को अगर पड़ा देखता है, इंटीग्रेशन, एकीकरण देखिए, तो वो उसके ऊपर पूरा हाथ का पंजा रखता है, अर्थात पूरा हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसे अपने अंगुलियों के सहारे से उसको उठाने सीखता है। ठीक है, अब यहाँ पर इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, फिर जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, जैसे जैसे उसके अनुभव विकसित होते हैं, जैसे जैसे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, तो उसके देखने, समझने और हाथ से उठाने की जो क्रिया होती है वो एक साथ होती है। मतलब उसने देखा, उसको समझा और उसको उठाने की प्रक्रिया जो है एक साथ वो करता है। तो यहाँ पर एकीकरण हो गया, अर्थात किसका एकीकरण हुआ, पकड़ने का, चीज़ों को देखने का, समझने का कि इसको उठाना है या नहीं उठाना है। तो ये सब की प्रक्रियाएं, जो सब क्रियाएं जो एक साथ हो रही हैं, तो ये एकीकरण है।
नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट, तो यहाँ पर विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत। विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत से यहाँ पर तात्पर्य है कि मनुष्य का जो विकास है वो भिन्न भिन्न अवस्थाओं में जो है भिन्न भिन्न गति से होता है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि जो जन्म से 3 वर्ष की आयु तक का विकास होता है वो अपेक्षाकृत जो है सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। मतलब यहाँ पर तीव्र गति से उसके विकास की संभावना बनी रहती है। और 3 वर्ष से 6 वर्ष की आयु तक मंद गति से विकास होता है। 6 से 9 वर्ष की आयु तक पुनः तीव्र गति से होता है। और 9 से 12 वर्ष की आयु तक पुनः जो है फिर धीरे गति से होता है। फिर 12 से 18 वर्ष की आयु तक जो है सामान्य गति से होता है। इसके बाद फिर धीरे धीरे होता है। इसे ही विकास की विभिन्न गति का सिद्धांत हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध का सिद्धांत। मनोवैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया यहाँ पर कि जो मनुष्य के जो चाहे किसी भी प्रकार का विकास हो, चाहे फिजिकल हो, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो या कैरेक्टर बिल्डिंग फॉर्म का विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, इनका आपस में पारस्परिक संबंध होता है। मीन्स ये एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर करते हैं। हम ये कहें कि बच्चे का शारीरिक डेवलपमेंट हो जाए और अदर डेवलपमेंट ना हो तो ये संभव नहीं है, तो पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति नहीं बन पाएगा, एक पूर्ण ह्यूमन बीइंग वो नहीं बन पाएगा। तो उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि मनुष्य के अगर हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो जैसे जैसे उसके शरीर के जो इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गन्स की जो वृद्धि होती है तो उनकी वृद्धि के साथ साथ जो है उनका जैसे जैसे ग्रोथ होती है ऑब्वियसली जो है उनका आकार भी बढ़ेगा, उनका वेट भी बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा, उनका वेट भी बढ़ेगा। और उनके साइज और वेट बढ़ने से उनकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है, जो कार्यक्षमता है वो भी बढ़ने लगती है। और इसी प्रकार से जैसे जैसे उसके सेंस ऑफ ऑर्गन्स की कार्यक्षमता भी बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका जो है मानसिक है, भाषाई विकास है या संवेगात्मक है, सामाजिक, चारित्रिक सभी प्रकार के विकास भी होते हैं। तो यहाँ पर ये बात समझ में आई कि यहाँ पर इंटर रिलेशन है, सारे विकासों का एक दूसरे से संबंध है। और इन विकास की जो हम बात कर रहे हैं कि इंटर रिलेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये तभी संभव है जब हम बच्चे को एक अच्छा प्रॉपर इन्वायरमेंट अवेलेबल करा रहे हैं, उसको प्रॉपर एजुकेशन अवेलेबल करा रहे हैं। तो एजुकेशन और एनवायरनमेंट जो है ह्यूमन ग्रोथ की और डेवलपमेंट को बहुत अधिक प्रभावित करती है। तो नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, वंशानुक्रमण व पर्यावरण की जो अंतः क्रिया का सिद्धांत है। इसको हम इस प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे कि मानव विकास के 2 मूल कारक तत्व होते हैं। वो क्या कारक हैं? पहला है हेरिडिटी और दूसरा है एनवायरनमेंट। और हेरिडिटी हम कहते हैं कि हम इसको भी बात में अपने मीन्स उसमें पढ़ेंगे चैप्टर में कि हेरिडिटी जो है उनको से मतलब है यहाँ पे वे गुण होते हैं जो बच्चा अपने जीन्स से प्राप्त करता है, जो अपने माता पिता के जो जीन्स है उनसे प्राप्त करता है। और पर्यावरण से यहाँ पर मतलब है कि जो परिवेश में वो उसका लालन पालन हो रहा है, जिस परिवेश में उसकी ब्रिंगिंग अप हो रही है उससे मतलब है पर्यावरण। तो ये दोनों इसके विकास में सहायक होते हैं। वंशानुक्रम और पर्यावरण बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल जो है बच्चे के विकास में प्ले करते हैं। जैसे हमने कहा कि अगर वंशानुक्रम हेरिडिटी की हम बात करें तो अगर बच्चा है, बच्चे ने जो अपने माता पिता अगर उसके लंबे हैं तो वो लंबे उसको जीन्स में वही लंबे गुण मिलेंगे, लंबे होने के गुण मिलेंगे तो नेचुरली लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर नहीं है जीन्स में वो गुण उसके तो वहाँ पर उसकी लंबाई कम होगी। तो यहाँ पर हम उसकी लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, हम उसको बहुत अधिक लंबा नहीं कर सकते, हम उसको बहुत अधिक छोटा नहीं कर सकते। जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, एनवायरनमेंट हम अच्छा देते हैं तो बच्चे का विकास अच्छा होता है। एनवायरनमेंट अगर मीन्स यहाँ पर हम परिवर्तन कर सकते हैं, अच्छा एनवायरनमेंट देने से उसके विकास की गति को बढ़ा सकते हैं, उसके मीन्स अच्छा उसको एक प्रॉपर उसका डेवलपमेंट हो सकता है। इसी प्रकार से है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिक भिन्नता से आप सभी जानते हैं कि आपस में 2 व्यक्तियों में भिन्नता का होना, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मनोवैज्ञानिकों ने जब इसमें स्टडी किया तो उन्होंने ये पाया कि जन्म से जो है कोई भी 2 बच्चे समान रूप से पैदा नहीं होते, एक समान बिल्कुल नहीं होते। इवन जो ट्विंस हैं, जो अपने माँ बाप के ट्विंस बच्चे हैं, जुड़वा बच्चे हैं, उनमें भी समानता नहीं पाई जाती, वो भी डिफरेंसेस लेकर के पैदा होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस लेकर वो पैदा होते हैं। और
अगर हम ये कहें कि दूसरी तरफ हम ये बात करें कि हम सभी बच्चों को एक जैसा पर्यावरण दे पाएँ, तो ये भी संभव नहीं है। आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को जो है प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं दे पाते हैं, तो इससे भी उनकी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस बढ़ जाते हैं, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका डेवलपमेंट कम होता है, तो कहीं न कहीं डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और इसी प्रकार से मतलब कहने का तात्पर्य है कि व्यक्तिगत जो भिन्नता है इसमें एनवायरनमेंट का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो वैसे हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक हमारा अलग से चैप्टर है, उसमें हम इसके बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एक होता है इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एक होता है मीन्स अंतर व्यक्तिगत भिन्नता, अंतर मीन्स जहाँ पर दो व्यक्तियों में भिन्नता देखने को मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंटर। और जहाँ पर इंट्रा, जहाँ पर अंतः व्यक्तिगत भिन्नता अर्थात एक व्यक्ति के स्वयं में भिन्नता का होना, तो दैट इज कॉल्ड अंतः व्यक्तिगत भिन्नता। दो प्रकार की भिन्नताएं ये विशेष रूप से जानी और पहचानी जाती हैं। अब हम यहाँ पर बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ऐसे कौन से कारक हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं? कुछ कारकों की बात में कुछ प्रीवियस स्लाइड्स में भी आपको बता चुके हैं। न्यूट्रिशन की जब हम बात करते हैं, बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, तो वहाँ पर न्यूट्रिशन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे के विकास में। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन बच्चे को मिल रहा है, प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल रही है, तो उसके शारीरिक विकास भी उसकी अच्छी गति से हो रहा है, मीन्स उसके प्रॉपर इंटरनल एक्सटर्नल ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं, उसकी वर्क मीन्स जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो है वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट में सहायक होता है। अगर ऐसा नहीं है, प्रॉपर बच्चे को डाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशनल फूड उसको नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके अंगों की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, या उसमें बहुत से प्रकार के जो है डिजीजेस हो जाते हैं, या कहना चाहिए उनकी वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, तो ये उसके डेवलपमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करती है। दूसरा है गुड एनवायरनमेंट। इससे पहले भी मैंने कहा कि मानव विकास के दो मूल कारक होते हैं, एक होता है हेरिडिटी, दूसरा होता है एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम कहते हैं ना फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, जैसे हम कभी होम इन्वायरमेंट की बात करते हैं, स्कूल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, वर्किंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो ये सबका अनुकूल होना बहुत आवश्यक है विकास में। अगर ये प्रतिकूल है तो यहाँ पर नेचुरली जो है उसके डेवलपमेंट में इसका प्रभाव पड़ता है। तो हमेशा हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट बच्चों को प्रोवाइड कराना चाहिए स्टार्टिंग से ही। और डिजीज एंड इंजरीज, यहाँ पर रोगों की हम बात करते हैं, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि उनका भी विकास प्रभावित होता है जिनको रोग होते हैं, किसी प्रकार के डिजीजेस अगर हो गई, कुछ डिजीजेस बाय बर्थ होती हैं, कुछ वातावरण से बच्चों में हो जाती हैं, तो यहाँ पर भी उनके विकास में प्रभाव पड़ता है। सेक्स डिस्ट्रक्शन की हमने बात की, जेंडर की जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं विकास में हमने देखा, हम जहाँ पर जैसे हम ये इश्यू हम हमेशा बात करते हैं इसकी कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, लिंग भेदभाव। यहाँ पर सेक्स से मतलब है कि बच्चों में भी हम दो बच्चों के लालन पालन में जहाँ अंतर करते हैं, मीन्स बॉयज़ को अच्छे मीन्स अच्छा आहार देना, संतुलित आहार देना, उसकी हर फैसिलिटी का ध्यान रखना, उसको अच्छा एनवायरनमेंट देना, और गर्ल्स को वहीं दूसरी ओर इन सब चीज़ों से वंचित रखना, तो कहीं ना कहीं उसके डेवलपमेंट में, उन दोनों के डेवलपमेंट में हमें अंतर दिखाई देता है। सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स का भी बहुत अधिक हमारे बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। रेसेस हैं, जाति टू जाति हमने देखा डिफरेंट प्रकार के जो है विकास देखने को मिलते हैं जाति टू जाति में, रेसिस टू रेसिस में। कल्चर टू कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर भी मीन्स कल्चर टू कल्चर जो है विकास जो ये कारक हैं ये प्रभावित करते हैं विकास को। इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, बुद्धि की, तो कहीं ना कहीं ये भी जो है हमारे बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करती है। तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो बच्चों की डेवलपमेंट में उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम क्यों समझने की कोशिश कर रहे हैं, पहले ये जानना आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है कि एज ए टीचर एज ए पेरेंट हमें ये जानना आवश्यक है कि कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे बच्चों को उनके विकास को प्रभावित कर रहे हैं। अगर हम उन कारकों का हमें पता है, उन कारकों के बारे में हम जानकारी रखते हैं, उसकी समझ रखते हैं, तो उन कारकों को
प्रॉपर मीन्स अवेलेबिलिटी प्रदान करेंगे, एक मतलब एक सकारात्मक सहयोग उन कारकों को हम देंगे। हम ठीक है डिजीज हैं तो हम उसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन करवाएंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट की व्यवस्था कराएंगे। और कोई जैसे अगर हम ये कहें कि एनवायरनमेंट बच्चों को अच्छा देने की कोशिश करेंगे, और बच्चों के अंतर में, गर्ल्स और बॉयज़ के अंतर में दोनों को समान रूप से मीन्स उनका विकास करने की कोशिश करेंगे, समान रूप से उनको हर चीज़ अवेलेबल कराएंगे। और रेसिस टू रेसिस में बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम प्रॉपर रूप से जो है उस रेसिस के नॉर्म्स को उसको फॉलो करते हुए एक मतलब एक सकारात्मक आस्पेक्ट एज ए होल हम जो है सकारात्मक विकास की बात यहाँ पर करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। ये हमें जानना इसलिए आवश्यक है। अब हम बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी की जब हम बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि जो फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वो दो प्रकार के हैं। एक तो है हमारा मीन्स हमारी हेरिडिटी, और दूसरा है हमारा पर्यावरण। तो हेरिडिटी को हम पहले समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर वंशानुक्रम का जो एक, अगर हम एक जनरल मीनिंग के संदर्भ में इसको समझते हैं तो ये मनुष्य के जन्मजात गुणों से होता है। हेरिडिटी में ये गुण आए हैं, हम कहते हैं आनुवंशिक गुण ये इसको मिले हैं। तो उन जन्मजात गुणों से जिन्हें वह अपने माता पिता से प्राप्त करता है, तो उन जन्मजात गुण वे कौन से हैं जो अपने जीन्स से जो उसको प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर हेरिडिटी को जेम्स ट्रेवर ने इस प्रकार से डिफाइन किया है। इन्होंने कहा है कि हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम होता है। माता पिता से जो भी ट्रांसमिट होकर जो भी गुण बच्चों में पहुंचते हैं दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। दूसरा जो है H.A. पीटरसन ने इसको इस प्रकार से डिफाइन किया है कि हेरिडिटी में बी डिफाइंड इज व्हाट वी गेट फ्रॉम हिज एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू हिज पेरेंट्स। हेरिडिटी से यहाँ पर तात्पर्य व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो भी विशेषताएं वो प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं, हेरिडिटी। और हेरिडिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट हम नेक्स्ट चैप्टर में समझने की कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि लॉज ऑफ हेरिडिटी, वंशानुक्रम के नियम क्या है। तो पहला क्या है, वंशानुक्रम के मुख्य रूप से 3 नियमों का मीन्स इसको प्रतिपादन किया गया है। पहला है समानता का नियम, लॉ ऑफ रिजम्बलेंस, जिसे हम कहते हैं कि इस नियम को जो है समान समान को जन्म देता है। जैसे हम पहले भी बात की कि रेसिस टू रेसिस की हमने बात की, कल्चर टू कल्चर की हम जब बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग ही लोगों की अपब्रिंगिंग होती है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि इस नियम को कह सकते हैं कि समान समान को जन्म देता है। जैसे ये नियम हमें ये बताने की कोशिश करता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं, जैसे जैसे माँ बाप का कद है, रूप है, उनका रंग है, उनकी मीन्स हाइट है, उसके अकॉर्डिंग ही उनके बच्चों की भी के अनुरूप ही उनके बच्चे भी पैदा होते हैं। यहाँ पर इसको हम समझ रहे समानता का नियम, जैसा मीन्स समान समान को ही जन्म देता है। ये पहली बात हो गई। यहाँ पर दूसरी है विभिन्नता का नियम, लॉ ऑफ वेरिएशन। तो लॉ ऑफ वेरिएशन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जहाँ पर भिन्नता है, जहाँ पर अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे हमने कहा कि जन्म से जो है 2 व्यक्ति पूर्ण रूप में समान नहीं होते हैं, उनमें कुछ न कुछ भिन्नता अवश्य होती है, हमने देखा। और माता पिता से उत्पन्न संतान ही क्यों ना हो, जैसे हमने देखा कि हम ट्विंस की अगर बात करते हैं, जुड़वा बच्चों की बात करते हैं, तो जुड़वा बच्चे भी जो है एक समय में उत्पन्न होने पर जुड़वा कह रहे हैं हम जिनको, वो भी समान रूप से एक जैसे नहीं होते, उनमें भी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती है। इसी प्रकार से जब हम एक ही पेरेंट्स के बच्चों की बात करते हैं, एक ही पेरेंट्स से उत्पन्न बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ भी हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। मीन्स उनके इंटरेस्ट में, उनके पैशन में, उनकी खाने की आदतों में, डिफरेंट डिफरेंट में उनको हमें अंतर देखने को मिलता है। तो इस नियम से हमें ये पता चलता है कि भिन्नता का नियम भी होता है। तीसरा है नियम लॉज ऑफ हेरिडिटी के अंतर्गत लॉज ऑफ रेग्रेशन, जिसे हम प्रत्यागमन का नियम भी कहते हैं। प्रत्यागमन के नियम के अंतर्गत यह हमें बताता है कि बच्चे जो हैं अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुण ही ग्रहण करते हैं।
और सामान्य गुण सभी स्त्री पुरुषों में होते हैं। इसलिए जो है वंशानुक्रम की जो प्रवृत्ति होती है हेरिडिटी की, वो सामान्य की होती है अर्थात औसत की ओर होती है। इसे प्रत्यागमन के दो कारण होते हैं। एक यह है कि माता पिता के जीन्स में से एक अधिक और दूसरा कम शक्तिशाली होता है, और दूसरा ये है कि माता पिता में उनके पूर्वजों में से किसी एक का जो जीन्स है वो अधिक शक्तिशाली होता है। इस आधार इसको समझने के लिए हम मेंटल के जो प्रयोगों से निष्कर्ष निकले उनको देखें तो ये नियम ये इसी वो जो है प्रयोगों से जो भी रिजल्ट आए वो इसी नियम का प्रतिपादन करते हैं। मेंटल के द्वारा दिए गए नियमों का, मेंटल के द्वारा किए गए प्रयोगों के आधार पर जो नियम निकल के आता है वो नियम यहाँ पर भी लागू होता है। तो ये हमारे लॉज ऑफ हेरिडिटी है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि हमारे इस कोर्स का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का हेरिडिटी और एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको बहुत अधिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो टीचर्स को भी इसके बारे में ज्ञान होना आवश्यक है और स्टूडेंट्स को भी इस बारे में पता होना चाहिए, और एज ए पेरेंट भी लोगों में ये जानकारी होनी चाहिए कि हेरिडिटी का कितना इंपॉर्टेंट रोल है और एनवायरनमेंट का उससे मोर देन, क्योंकि हम ये कहते हैं कि 10% जो है व्यक्तित्व का निर्माण जो है हेरिडिटी से होता है, जो उसकी आइडेंटिटी है वो हेरिडिटी से बनी है, और जो 80 to 90% जो उसकी आइडेंटिटी है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, वो उसके एनवायरनमेंट से बना है। और बार बार हम एनवायरनमेंट को ही याद करते हैं। हम कहते हैं कि ये जो आज है ये इसके माता पिता के द्वारा दिए गए सहयोग से है, या माता पिता के द्वारा दिए गए जो एनवायरनमेंट जो माता पिता ने अवेलेबल कराया उसके कारण आज इसका ही व्यक्तित्व है, आज ही जाना पहचाना जाता है, या आज इसकी आइडेंटिटी बनी हुई है। तो हमें इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को स्टार्टिंग से ही मीन्स फैमिली से बहुत अच्छे उनको कल्चर, उनको संस्कार अवेलेबल कराने चाहिए, उनको मीन्स अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहिए, है ना। और ये इसी प्रकार जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी उनको बहुत अच्छा एक पढ़ाई का माहौल कहते हैं, स्टडी एनवायरनमेंट कहते हैं, फ्रेंडशिप का एनवायरनमेंट कहते हैं, टीचर्स का स्टूडेंट्स के प्रति कैसा बिहेवियर है, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन का, सारे स्कूल का एनवायरनमेंट ओवरऑल कैसा है, ये भी बहुत डिपेंड करता है बच्चे के व्यक्तित्व को बनाने को। तो हम सभी को इस ओर प्रयासरत रहना चाहिए। इस प्रकार के लेसन से ये सीख लेनी चाहिए कि हम किस प्रकार से बच्चे के व्यक्तित्व को एक सकारात्मक दिशा में ले जाएं, कैसे उसके मीन्स एक ऐसा उसको नागरिक देश का बनाएं कि वो देश के विकास में अपनी सहयोगिता निश्चित करे। और देश में के विकास में जहाँ तक मैं समझती हूँ कि बच्चे का जहाँ तक कंट्रीब्यूशन है, या एक युवाओं का जो कंट्रीब्यूशन है वो उनके व्यक्तित्व से ही है। अगर उनका व्यक्तित्व अच्छा है, अगर वो एक संस्कारी नागरिक हैं, वो एक मीन्स देश प्रेमी नागरिक हम उनको बना पा रहे हैं, देश के प्रति प्रेम करने वाला नागरिक, मीन्स एक ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण करने वाला नागरिक बना पा रहे हैं, तो एक टीचर हो और पेरेंट दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उत्तरदायित्व हैं वो बहुत बड़े हैं। और उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन जो है पेरेंट्स को भी करना है, टीचर्स को भी करना है। तो टीचर्स अगर बच्चों को एक अच्छा कैरेक्टर बिल्डिंग बना के देता है, का पूरा सहयोग करके उनको बनाता है, उनके व्यक्तित्व में निखार लाता है, तो कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन जो है टीचर्स के पार्ट में जाता है, उसके योगदान को सराहा जाता है, उसके योगदान को अप्रिशिएट किया जाता है। पेरेंट्स के पार्ट में भी अगर कहा जाए तो पेरेंट्स के संदर्भ में अगर हम कहें तो पेरेंट्स ने अगर उस बच्चे को बिल्डअप करने में अपना अभूतपूर्व सहयोग प्रदान किया, हालांकि ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को के व्यक्तित्व को अच्छा बनाएं, उनके सारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को समझते हुए, जानते हुए उन्हें एक अच्छे बैलेंस्ड पर्सनालिटी के रूप में विकसित करें। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी कंट्रीब्यूशन माना जाता है, पेरेंट्स का ऑटोमेटिकली ये कंट्रीब्यूशन है। तो इसको हम यहीं पर आज समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।